Violence is a consequence. It is a manifestation of chaotic soul and heart that is disturbed. तो वायलेंस क्या है? एक मैनिफेस्टेशन है। उसी तरह से, जिस तरह से फीवर, फीवर कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, बल्कि फीवर एक सिम्टम है जो ये बताता है कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन है या हमारे अंदर कोई इलनेस है। जब फीवर होता है तो हम डॉक्टर के जाते हैं और डॉक्टर हमारे उस फीवर के हिसाब से ये बताते हैं कि हमारे को ये इन्फेक्शन है और उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं और हमारा ट्रीटमेंट होता है, हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से जो वायलेंस है, चाहे वो कैसी भी वायलेंस हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, किसी भी तरह की वायलेंस हो, ये हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे जो इमोशनल सप्रेशन है, अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हैं, उनका मैनिफेस्टेशन है। साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा जोशी, सर्टिफाइड काउंसलर, आज आप लोगों से वायलेंस, विशेष रूप से सेक्सुअल वायलेंस पे बात करूंगी। और इस बात को करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग को लग रहा है कि इस तरह के टॉपिक्स पे हमें चर्चा करनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट्स भी साझा कीजिए, ताकि हम लोग इन चर्चाओं को आगे बढ़ा सकें और एक नई दिशा में सोच सकें। तो फ्रेंड्स, जब हम न्यूज़पेपर में कोई भी सेक्सुअल वायलेंस की, रेप की घटना पढ़ते हैं, या हम किसी से हम सुनते भी हैं कि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उसकी फ्रेंड के यहाँ पर ऐसा हो गया, तो हम घबरा जाते हैं। हम अपने ही एनवायरनमेंट में इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे बहुत करीबी हैं। उन लोगों से हम इन टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकते। जरा सा ये बात बोलो तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो, नहीं तो सामने सारी चीज विजुअलाइज हो जाती है और घबराहट होती है। लेकिन क्या हम सिर्फ अपनी घबराहट के कारण इस विषय पे बात नहीं करें? अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम रेमेडी की तरफ कैसे जाएंगे? देखिए, जब हम चर्चा करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये एक्ट क्यों हो रहे हैं। और किसी भी चीज की रेमेडी के लिए ये जरूरी होता है कि हम ये जानें कि उसका वो उस एक्ट के होने के पीछे कारण क्या है। तो आज हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने ये बात की थी कि जिनके साथ ये घटना हो जाती है उनके ऊपर किस तरह के साइकोलॉजिकल और फिजिकल डैमेज होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, अटैचमेंट इश्यूज खड़े हो जाते हैं। जिन बच्चों के साथ बचपन में इस तरह का अब्यूज होता है, वो लाइफ लॉन्ग किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनके अटैचमेंट इश्यूज खड़े हो जाते हैं। वो किसी को अपना कंपेनियन ही नहीं मान पाते, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब रहती है और बहुत बहुत तरह के फोबिया डेवलप हो जाते हैं। और फिजिकल डैमेज तो हमने बात की ही थी कि वो होते ही हैं। अर्ली प्रेगनेंसी होती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को भी खराब कर देती है, वीक कर देती है। तो इस तरह के बहुत सारे असर होते हैं। तो हम लोगों के लिए ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम लोग इन टॉपिक्स पे बात करें, ताकि हम लोग वो गलतियां नहीं करें जो और लोग कर रहे हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाएं, ताकि सोसाइटी में कुछ चेंज आए, लोगों के माइंडसेट में चेंज आए। और दूसरा, हम ये जान सकें कि इस तरह का माइंडसेट क्यों डेवलप हो जाता है, तो हम उन कारणों को दूर कर सकें। तो जब हम सेक्सुअल वायलेंस की या रेप की, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, तो हमें कुछ इन चीज़ों को लेकर मिथ हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए, या यूं कहें कि कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम भूल में ही रह जाते हैं और कहते हैं ना कि भूल से मुझसे ये भूल हो गई। तो सबसे पहली बात आती है कि ये ध्यान रखिए कि मैन, विमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, रेसेस, रिलीजन, इकोनॉमी क्लास कैन बी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। उन किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई भी ये नहीं सोचे कि नहीं नहीं, अब कौन बड़ी एज की फीमेल्स के साथ थोड़ा ना होता है। क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि अगर एक 18 साल की लड़की के साथ ऐसी घटना घटती है, तो एक 70 साल की औरत के साथ भी ऐसी घटना करने वाले लोग हैं, या एक 8 महीने की बच्ची के साथ भी लोग रेप कर लेते हैं। तो इसलिए ये ये नहीं है कि इस जाति के लोग ही करते, नहीं, किसी भी धर्म, जाति, इकोनॉमी क्लास, सब में ऐसी घटना हो सकती है।
इसी तरह से लोग सोचते हैं कि मेल चाइल्ड आर सेफ। नो, बहुत सारे रिसर्चर्स बताते हैं लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, छोटे छोटे लड़कों के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो जाते हैं, और जिसका इम्पैक्ट उनकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि लड़का है, पावरफुल है, मैस्कुलाइन है, ये अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तो इसके साथ थोड़ी ना ऐसा घटेगा। और क्या तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है, बट लड़कों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। जब लड़कियों के केसेस ही अंडर रिपोर्टेड हैं, तो सोचिए लड़कों के केस तो कितने अंडर रिपोर्टेड होंगे। रिपोर्ट ही नहीं होते इस तरह के केस। और मैं छोटे बच्चों की तो बात क्या करूं, हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पढ़ते हैं कि जो बड़े बड़े लड़के हैं, जो बॉयज हैं, उनको कभी कभी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बॉयज आर सेफ, नो वे, मैन एंड वुमेन। और मैं बताती हूँ आपको, इवन ट्रांसजेंडर्स, वो लोग भी सेफ नहीं है, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक बात आती है कि एनी टाइम एनीवेयर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, जिन जगहों को हम बहुत सेफ समझते हैं, वहां पर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग होते हैं। जैसे हम सोचते हैं हमारा घर होम एनवायरनमेंट, हमारा घर सुरक्षित है, लेकिन लड़की सबसे पहले यहीं पे ही अनसेफ होती है। और लड़के भी, देखिए मैं यहाँ पे लड़की मुंह से निकल जाता है क्योंकि हमारे भी दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ ऑल जेंडर्स आर ऑल जेंडर्स जो है ना इस चीज से प्रभावित हो सकते हैं। घर है, गाड़ी है, आपके ऑफिस हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं पर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम लोग दे देते हैं। फिर एक बात आती है, जब मैंने अपना पिछले वीडियो में कहा कि मैं ये बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि वाई डू मैन रेप, लोग रेप क्यों करते हैं, तो मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि सीमा जी, दरअसल क्या है कि अल्कोहल है, पॉर्न साइट्स हैं, और ये बॉलीवुड मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, और ड्रग्स हैं, और एक मोस्ट कॉमन जो कॉज है कि लड़कियों का आउट गोइंग होना, उनकी शॉर्ट ड्रेसेस, ये सब कारण होते हैं जिनके कारण रेप होते हैं। तो हमें इन पे बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल असॉल्ट क्यों है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन विथ मल्टीपल आंसर्स। बहुत सारे आउटर फैक्टर्स होते हैं जो कि इस तरह का माइंडसेट डेवलप करते हैं या इस तरह की घटनाओं को होने देते हैं। बात आती है अल्कोहल की, तो क्या आपको लगता है कि हर अल्कोहल लेने वाला इस तरह रेपिस्ट होता है या सेक्सुअली वायलेंट होता है? नो वे। हर लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगी कि जब एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हो जाता है, तो जो इथेनॉल है वो हमारे ब्रेन में उस स्ट्रक्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है जो कि वायलेंस और सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब देखिए हमारे अंदर थॉट्स होते हैं बहुत सारे, ये हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि सेक्सुअल थॉट्स नहीं होते। एक मेल है, एक फीमेल है, सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, लेकिन हम इतने कॉन्शियस होते हैं कि हमें पता है कि हमें कहाँ पर इस तरह के एक्ट को करना है और कहाँ पर इस तरह के एक्ट को नहीं करना है। लेकिन जब अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे वो जो थॉट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अपने थॉट्स पे, अपने सिस्टम पे, अपने ब्रेन पे कंट्रोल ही नहीं रहता। और जो गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि वो अल्कोहल लेती हैं इसलिए उनके साथ ये घटना हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो एक लड़की है उसने अगर अल्कोहल ले लिया है, वो भी नहीं समझ पा रही, तो उसकी उस कंडीशन का अगर कोई अनड्यू एडवांटेज लेता है, तो इसमें लड़की की, ठीक है, एक गलती है कि इस तरह से अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओ, लेकिन वो सेम विद बॉयज भी है, उनको भी इस तरह का नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी किसी कोई स्थिति खराब है और उसका कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, तो इसमें उसकी गलती है ये। जैसे कि कोई आदमी है, वो अगर ठीक से नहीं चल पा रहा, कोई कोई हैंडीकैप है, वो लकड़ी के सहारे से अगर स्टेयरकेस से उतर रहा है,
और ऐसे में उसको कोई पैर अड़ा दे या धक्का दे दे और वो गिर जाता है, तो क्या जिसने उसको पुश किया उसकी गलती नहीं है? उसकी भी गलती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स, इससे वो हम अपने डिसीजन मेकिंग पे स्ट्रांग नहीं रह पाते, कुछ समझ नहीं पाते। और ये तो इससे अल्कोहल, ड्रग्स, पॉर्न साइट्स, ये सब क्या होता है कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि अल्कोहल ली और सेक्सुअल वायलेंस होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, हमारे अंदर के जो कियोस है, जो अंदर के सप्रेशन है, उनको वो बाहर निकाल देता है। तो उसमें ये इनका कंट्रीब्यूशन होता है। पॉर्न साइट्स है, बिल्कुल सही बात है। जिस देश में सिंपल एजुकेशन नहीं है, सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती, वहाँ फ्री इंटरनेट फैसिलिटी दे दी गई है और मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया गया और उसमें हर चीज परोस दी गई है। तो बिल्कुल सही बात है, अधूरा ज्ञान ज्यादा गड़बड़ कर देता है। और पॉर्न साइट वो देख रहे हैं और उनको लगता है कि वो जो जो चीज दिखा रहे हैं वो ही सच है, और अगर वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब आई एम वीक। और कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं कहलवाना चाहता। तो ये पॉर्न साइट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, बॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज, जिसमें इतना सेक्स परोसा जा रहा है, जिसमें वायलेंस परोसी जा रही है, क्राइम परोसा जा रहा है, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का, हमारे को एक पावर देने का कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा चलता है, ऐसा होता है, सब करते हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें आगे बात करनी पड़ेगी कि इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा जो एक बात आती है जिसके लिए कि लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस या सेक्स, मतलब सेक्सुअल वायलेंस का ध्यान रखिए, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अर्ज ऑफ सेक्स, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, इट इज नॉट द लस्ट। बहुत सारे रिसर्चेस कहती हैं कि ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल वायलेंस नहीं होता, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारा एक माइंडसेट है जो कि लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, किसी को डोमिनेट करना चाहता है। किसी ने, हमें बचपन से ये सिखाया ही नहीं गया हाउ टू टेक नो। हम किसी की नो को कैसे समझें? जैसे कि इसलिए क्या होता है, अगर लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे पसंद करते हो, तुमने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो ये नो हम सुन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही नहीं गया। बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि लोग कहते हैं अपने बच्चों को सिखाइए हाउ टू से नो, लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ हाउ टू से नो सिखाने के साथ साथ हमें ये भी सिखाना होगा हाउ टू टेक नो। और हम एक वीडियो इस पे बनाएंगे कि आप बच्चों को सिखाइए हाउ टू टेक नो। कोई भी जना, सबकी अपनी मर्जी है कि कौन आपको किसी भी चीज के लिए मना कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये इतना बड़ा ईगो इशू बन जाता है कि कैसे मुझे किसी ने ना कह दिया। रही बात बॉयज की, तो बचपन से उनको ये सिखाया जाता है कि यू आर पावरफुल, यू आर मैस्कुलाइन, और दूसरा आप रो नहीं सकते, और तुम्हें हर चीज मिलेगी क्योंकि तुम लड़की हो। और बचपन से उन्हें कहा जाता है लड़कों को कि क्या लड़कियों, अगर उसके आंसू आ गए, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो इससे क्या हुआ, उसको ये पता चला कि लड़कों को नहीं रोना है, अगर तुम रोए तो तुम बेवकूफ हो। दूसरा, उसको ये पता चलता है कि लड़कियां रो सकती हैं क्योंकि वो बेवकूफ है, वो कमजोर है, और कमजोर के ऊपर तो कोई अटैक करेगा, और मैं पावरफुल हूं, मुझे कोई भी चीज पाने का हक है। इस माइंडसेट के साथ हम लोग कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मैं ऐसी बहुत सारी फीमेल्स को जानती हूँ जिनके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस है। उनके हस्बैंड अगर उनको बुरा कहते हैं तो उनको कोई समझाए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप अपने हस्बैंड को मना कीजिए, तो वो कहती है तो क्या हुआ, मारते तो नहीं है ना। कम ऑन। तो मतलब इस माइंडसेट से हम डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि बॉयज में बहुत ज्यादा इमोशनल सप्रेशन होते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा होते हैं। उनको ये कहा जाता है तुम पावरफुल हो, तुम कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। और ये जमाना भी ऐसा ही है जब जहाँ पे पावर, पोजीशन, पैसा यही मैटर करते हैं, तो मेरा हक बनता है। एक चीज यहाँ और मैं कहूंगी कि लड़कियों को क्या है कि ये बता दिया गया तुम घर की इज्जत हो। क्यों भाई, लड़का क्यों नहीं घर की इज्जत है?
वो दूसरे की इज्जत उतारने के लिए ही है। तो लड़कियों को ये कहा जाता है तुम घर की इज्जत हो। तो अब क्या होता है, किसी को भी किसी से बदला लेना होता है तो वो क्या करते हैं, उसकी लड़की के साथ लड़की को उठवा लेते हैं। दूसरा, सेक्स, इसको क्या है कि एक गंदगी के रूप में परोसा गया है। दूसरा, बलात्कार, बलपूर्वक करना। तो क्या होता है, मैं अपने अंदर के जितने भी सप्रेशन है उनको ताकत की तरह निकाल दूंगा किसी भी लड़की को, और मेरे को बदला लेना है तो तुमने मुझे ना कह दिया, या तुम्हारी फैमिली से मेरी फैमिली को बदला लेना है तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी लड़की को उठा लूंगा, उसको सेक्सुअली हैरेस करूंगा, यही करूंगा। तो ये माइंडसेट है, ये कभी भी सेक्सुअल अर्ज नहीं बल्कि सेक्सुअल हमारा ये माइंडसेट है। ये हमारे को दिया गया है, बनाया गया है हमारे यहाँ, और लड़कियों को कमजोर बनाया गया है। इसी तरह से तो आप हमको ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इसी तरह से मैं देखती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि बॉलीवुड मूवीज में भी यही दिखाते हैं, या एडवर्टीजमेंट्स में भी यही दिखाते हैं कि एक लड़का अच्छा सा परफ्यूम लगा के आया तो लड़कियां उस पर गिर रही हैं, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, या कोई बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आया है तो लड़की अट्रैक्ट हो रही है, या हमारे समाज में इस तरह के कहा जाता है कि सक्सेसफुल आदमियों के पीछे तो औरतें होती हैं। तो हर व्यक्ति क्या सोचता है कि अब मैं सक्सेसफुल होना चाहिए, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो इसका मतलब है कि क्योंकि औरतें क्या है, पाने की चीज है, उसको लोग कहते हैं मैंने बाजी मार ली, मैंने उसको पकड़ लिया, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है। ये माइंडसेट है। तो अगर मुझे मेरे पीछे लड़कियां नहीं है इसका मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो मेरा ये फ्रस्ट्रेशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो पाके रहूंगा। जो चीज है, ये माइंडसेट है, ये सब हमसे ये गड़बड़ियां करवाता है। इसके अलावा विक्टिम ब्लेमिंग, लड़कों को हमेशा लगता है कि कोई बात नहीं, ये हो भी गया तो अल्टीमेटली ब्लेम तो लड़की पे ही जाना है। सही बात है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हमारे घरों में बात होती है कि लड़की है उसको इस तरह से नहीं जाना चाहिए, लड़की है उसको शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए। तो लड़का सोचता है कि अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है इसका मतलब है कि शी इज अवेलेबल और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है हमें ये ब्लेमिंग खत्म करनी चाहिए और एक अच्छे माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए। यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि हम हमेशा कह देते हैं व्हाई डू मैन रेप, आदमी रेप क्यों करते हैं, आदमी सेक्सुअली वायलेंट क्यों होते हैं। यहाँ पर याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़कियां ही सर्वाइवर हों और या हमेशा आदमी ही वायलेंट हो। बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी हैं जो लड़कों के साथ वायलेंस करती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको सभी के माइंडसेट पे काम करना चाहिए। अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक बच्चे का किस्सा पता चला, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी बात सुन के। वो दो भाई बहन है, वो भाई बहनों में बचपन में मारपीट होती है तो गर्ल को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। वो कहते हैं कि ये लड़की है इसको मत मार, लड़की है मत मार। तो वो भाई ने, जो बहुत छोटा है अभी एज में, 8th 9th में पढ़ता होगा, उसने कहा कि ये बोलिए कि हम ब्रदर सिस्टर को नहीं लड़ना चाहिए तो मुझे समझ में आता है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ये लड़की है इसको मत मार तो ये कभी भी एम्पावर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मत रोको कि ये लड़की है इसलिए नहीं मारो, ये बोलो कि हम भाई बहन है, हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। अगर इस तरह का माइंडसेट डेवलप होगा तभी लड़के और लड़की दोनों ही एम्पावर होंगे। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट की बात की जाती है, बॉयज को बहुत कमजोर कर दिया गया है, उनको कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया जाता। अगर वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो पक्की बात मान के चलिए, वो जो सप्रेशन है वो कहीं ना, अच्छा क्या कहा गया, तुम पावरफुल तो हो, पावर का मतलब अंदर अपने आप, और सप्रेशन भी उनको ही दे दिया गया, तो क्या होगा, वो सप्रेशन किसी भी तरह से तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अब बात आती है कि हमको इस पे बात करनी चाहिए कि इनके लिए हम रेमेडी क्या करें, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं जो बच्चों के साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है वो बड़े होकर इस तरह से उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो वायलेंट बनते हैं, क्योंकि उनको, आप उस पल का सोचिए जब वो बच्चा बेबस था, उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो वो बेबसी कभी तो निकलेगी ही ना। दूसरा, नॉन जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है घरों में, या जहाँ पे इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन होता है, या जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बच्चे ये सब चीज़ें देख के बड़े होते हैं, उनके
चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस तरह का बिहेवियर करने में। कोई लड़का अगर अपने फादर को देखता है वो मदर को हमेशा डोमिनेट करता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो सोचेगा जीने का यही तरीका है, तो वो सीखेगा और वो भी ऐसा ही बनेगा, या फिर ये होगा कि वो सोचेगा कि मैं बड़ा होकर मतलब वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा करेगा, या फिर चांसेस हैं कि वो कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करे। तो ये साइकोलॉजी में हमेशा पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो हमें होम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, हमें रेमेडीज कैसे करनी चाहिए, हमें अपने माइंडसेट पे कैसे काम करना चाहिए, हमें बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करना चाहिए, हम इन सब विषयों पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। और हमें अपने आप को अपने समाज को, अपने एनवायरनमेंट को एम्पावर करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और हमारा देश एक एक हेल्दी कंट्री बने। हेल्दी, केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ मेंटली भी हेल्दी बने। इसके लिए हम सबको मिलजुल के प्रयास करने पड़ेंगे। तो आप लोग को मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग को इसमें कुछ अपने विचार साझा करने हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि हम रेमेडी क्या करें। तो थैंक यू।